हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा बायोटेक का थर्ड लेक्चर है। इसके पहले हमने आपको डिस्कस किया कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए के फ्रेगमेंट को कैसे ब्रेक किया गया। आज का टॉपिक है कि हम डीएनए के फ्रेगमेंट को कैसे आइसोलेट करेंगे। ओके, तो जब आपको याद होगा, हमने लास्ट लेक्चर पे आपसे कहा था कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए के टुकड़े को कट किया गया, यानी डीएनए को कट किया गया और ढेर सारे फ्रेगमेंट्स बने। तो कटिंग ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिजल्ट्स इन फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। ढेर सारे फ्रेगमेंट्स हमको मिले और आज उन फ्रेगमेंट्स को हमें अलग करना है। दीज फ्रेगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय ए टेक्निक नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आपके टॉपिक का नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें हमें डीएनए के फ्रेगमेंट को आइसोलेट करना है, अलग करना है, सेपरेट करना है। ठीक है ना। ओके, सिंस यू नो वेरी वेल, सिंस डीएनए फ्रेगमेंट आर नेगेटिवली चार्ज, हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा डीएनए का फ्रेगमेंट है ये नेगेटिवली चार्ज होता है। ओके, चार्ज यानी इस पे जो चार्ज होगा वो कौन सा होगा? नेगेटिव चार्ज। दे कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम मूव टुवर्ड एनोड। अब क्या होगा कि इसे एनोड की तरफ, मींस पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव कराया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करा के थ्रू ये मीडिया। जहाँ पे मीडिया होगा या जिसे आप मैट्रिक्स कह सकते हैं, वो कौन सा मीडिया होगा? तो नाउ ए डेज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैट्रिक्स इज एगारोज, जो कि सी वीड से ऑब्टेन किया जाता है। इट इज़ ए नेचुरल पॉलीमर। ये क्या है? ये एक प्राकृतिक पॉलीमर है, एक नेचुरल पॉलीमर है ये। ठीक है। तो nowadays the most commonly used matrix is agarose which is natural polymer, जो कि एक प्राकृतिक पॉलीमर है और जो कि ऑब्टेन्ड होता है सीवीड से। The DNA fragment resolve या separate according to their size। very very important point कि जो हमारा डीएनए का फ्रेगमेंट है वो साइज के आधार पे सेपरेट होता है। कैसे? ये अभी आगे की प्रोसेस में आपको समझाएंगे। लेकिन द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू सीविंग इफेक्ट, होल से निकल के जाएगा, प्रोवाइडेड बाय द एगारोज जेल, जो कि एगारोज जेल प्रोवाइड कराएगा। हेंस, इस वजह से स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज फर्दर इट मूव। जिस फ्रेगमेंट की साइज स्मॉल होगी वो दूर तक मूव करेगा। ये हम अभी डायग्राम में आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे कह रहे हैं कि विच एंड ऑफ जेल, नोट करिएगा, विच एंड ऑफ जेल सैंपल वॉज लोडेड। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस एंड पे सैंपल लोड किया जाएगा, ये भी आप समझें। ओके, आइए डायग्राम में देखते हैं। लेकिन उसके पहले टॉपिक हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें हमें डीएनए के फ्रेगमेंट को सेपरेट करना है। डीएनए का फ्रेगमेंट नेगेटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करके इसे एनोड की तरफ मूव कराएंगे। यहाँ पे मैट्रिक्स जो इस्तेमाल होगा वो हमारा होगा एगारोस का, जो कि नेचुरल पॉलीमर है, सीवीड से ऑब्टेन्ड होता है। डीएनए का फ्रेगमेंट अपनी साइज के अकॉर्डिंग मूव करेगा। जिस फ्रेगमेंट की साइज जितनी कम होगी वो उतने दूर तक मूव करेगा, और जिस फ्रेगमेंट की साइज जितनी ज़्यादा होगी वो उतना कम दूर तक मूव करेगा। यस, डायग्राम देखिए, ये हमारे पास टिपिकल एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का डायग्राम है। और जहाँ पे माइग्रेशन हो रहा है, ये जो पहली लेन है ये अनडाइजेस्टेड डीएनए की है, अनडाइजेस्टेड सेगमेंट की है। सेकेंड लेन में आप देखिए डीएनए के कई टुकड़े हैं, और ये जो वेल्स है, यहीं पे इसी वेल्स पे हम लोडिंग करते हैं डीएनए को यहीं लोड करते हैं, और उसके बाद मीडिया के थ्रू ये डीएनए का टुकड़ा मूव ऑन करता है। ठीक है ना। अब आप देखिए डीएनए का जो ये वाला टुकड़ा है ये सबसे दूर आया है। क्यों? ये सबसे स्मॉलेस्ट है और ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ आया है। इसके लिए भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट इंट्रोड्यूस करा दी जाती है। दिस चार्ज इज नेगेटिव, और इधर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो डीएनए का टुकड़ा इधर मूव कर जाएगा वाया मैट्रिक्स। ठीक है ना। ये एक बेहद फंडामेंटल पॉइंट है, याद रखिएगा इसमें। आगे देखिए, और दूसरे तरीके से भी इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये वेल्स है, जो आपको ये वाली वेल्स हैं, लिखा है कि डीएनए सैंपल लोडेड इनटू वेल्स, वेल्स में लोड होंगी। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करी जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे आप पावर प्रोवाइड करेंगे, पावर इज टर्न्ड ऑन, डीएनए फ्रेगमेंट्स माइग्रेट थ्रू जेल, जो जेल के थ्रू माइग्रेट करेंगे। देन उसके बाद फाइनली लार्जेस्ट जो फ्रेगमेंट होगा वो सबसे पास होगा, सबसे नियर होगा, और जो स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट होगा वो सबसे दूर होगा, सबसे फर्दर
सबसे दूर जाएगा। क्लियर? ठीक है, अब एक नया पॉइंट डिस्कस करना है। इसके बाद डीएनए का फ्रेगमेंट हमारा सबसे दूर चला गया। नाउ ये दिखेगा कैसे, ये अपने आप में एक बेहद बड़ी बात है। डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड, इसे देखेंगे कब? आफ्टर स्टेनिंग, जब स्टेन हो जाएगा तब। ओनली आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए विद ए कंपाउंड नोन एज इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड एक स्टेन है, ओके, जिससे स्टेन किया जाता है डीएनए को। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद इसके ऊपर यूवी रेस का एक्सपोजर करते हैं, और जब इसके ऊपर यूवी रेस का एक्सपोजर करेंगे तो हमें ये डीएनए जो दिखेगा, ये दिखेगा ब्राइट ऑरेंज कलर का। कैसा दिखेगा? ब्राइट ऑरेंज कलर का। क्यों यूवी रेस ही लिया? क्योंकि विजिबल लाइट में डीएनए आपको नहीं दिखेगा। क्लियर? स्टेनिंग करी गई इथिडियम ब्रोमाइड से, फॉलोड बाय द एक्सपोजर ऑफ द यूवी लाइट या यूवी रेडिएशन। यू कैन नॉट सी प्योर डीएनए फ्रेगमेंट इन द विजिबल लाइट। अब विजिबल लाइट में डीएनए को बिना स्टेनिंग के नहीं देख सकते। यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड ऑफ डीएनए इन इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन्ड जेल एक्सपोज टू द यूवी लाइट। पूरी बात क्लियर हो गई। कौन सा स्टेन इस्तेमाल करते हैं? इथिडियम ब्रोमाइड। कौन सी लाइट डालते हैं? यूवी रेस। किस कलर का दिखेगा? ब्राइट ऑरेंज। और हमें विजिबल लाइट में बिना स्टेनिंग की डीएनए नहीं दिखेगा। ओके, अब हमारी बात पूरी हो गई। नाउ फाइनल पॉइंट, द सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एगरोस जेल। एगरोस जेल से इस बैंड जो भी हमारे डीएनए के हैं उनको सेपरेट कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे जेल पीस से। यहाँ पे जो जेल प्लेट्स है यहाँ पे पूरी, इसमें से निकाल लेंगे और इसको सेपरेट करने को एक नया नाम देते हैं। दिस इज नोन एज इल्यूशन। क्या बोलते हैं? इल्यूशन। इंपॉर्टेंट टर्म है। तो दिस सिस्टम इज नोन एज इल्यूशन। क्या? एगरोस जेल से डीएनए के टुकड़े को बाहर निकालना इज नोन एज इल्यूशन। उसके बाद क्या होगा? बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये हमारा डिजायर्ड डीएनए, ये हमारा डिजायर्ड डीएनए है। डिजायर्ड डीएनए या इसी को बोलते हैं डिजायर्ड जीन, या इसी को बोलते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट। कई जगह एनसीईआरटी ने इस पॉइंट का इस्तेमाल किया, अक्सर बायोटेक में इसका इस्तेमाल होता है। जीन ऑफ इंटरेस्ट ये हमारा है। अब होगा क्या यहाँ पे? जो हमारा वेक्टर है, वेक्टर डीएनए, इसको उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे जिससे डिजायर्ड जीन को कट किया था। नाउ इसी डिजायर्ड जीन को उठा के इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए। ये देखिए, और जो हमारा ये डीएनए बन गया, दिस इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और अब इसको होस्ट में ट्रांसफर करेंगे, और जब इसको होस्ट में ट्रांसफर करेंगे तो ये उस होस्ट को ट्रांसफॉर्म्ड कर देगा। क्या कर देगा? ट्रांसफॉर्म्ड कर देगा। तो जो ये होस्ट बनेगा इसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्म्ड एंड रिकॉम्बिनेंट, यानी ट्रांसफॉर्म्ड हो गया। ये जो चाहेंगे, जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट होगा वो अब ये होस्ट बनाएगा। इसीलिए इस होस्ट को ऐसी जगह पे, यानी मान लीजिए इकोलाई में ही ट्रांसफर किया, तो अब इकोलाई ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा और उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी होगा। क्लियर? क्या लिखा है? द डीएनए फ्रेगमेंट प्यूरिफाइड इन दिस वे आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय द जॉइनिंग देम विद द क्लोनिंग वेक्टर। यस, दिस इज द क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर से हम डिजायर्ड जीन को, डीजी को, डिजायर्ड जीन को या जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ देंगे और हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। और फिर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए का इस्तेमाल हम होस्ट में ट्रांसफर करके अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए करेंगे। तो ये पूरी कहानी हमारी हो गई कि डिजायर्ड जीन को हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे। अब एक बड़ा बात समझ में आ रही है, बढ़िया एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको समझना है, और वो पॉइंट क्या है कि ये क्लोनिंग वेक्टर एक्चुअल में क्या होता है, इसको समझना है। बात समझ रहे हैं भाई? हमारे पास आज के डेट में डिजायर्ड जीन है, हम उस डिजायर्ड जीन को हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से ऑब्टेन कर लिया था, कट किया था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, और क्लोनिंग वेक्टर को भी कट किया था और जोड़ के दिखाया भी था कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना। बट नाउ एक सवाल मन में आता है कि व्हाट इज क्लोनिंग वेक्टर। जैसा कि मैंने पीछे आपको प्रॉमिस किया था, जब मैं आपको चैप्टर शुरू करा था तो मैंने आपसे कहा था मैं हर पॉइंट, प्रत्येक पॉइंट को मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो आज वो वक्त आ गया है कि मैं आपको क्लोनिंग वेक्टर के बारे में भी बताऊं। तो हमारी जो अगली हेडिंग है, दिस इज द क्लोनिंग वेक्टर। यहाँ पे हमने जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जितने पॉइंट आपसे डिस्कस किए हैं
वो सारे आपको पता होना चाहिए। साइज के अकॉर्डिंग स्टेनिंग क्या होगी, किस कलर का दिखेगा, कौन सी लाइट इस्तेमाल करेंगी, इल्यूशन क्या होता है, सारी बातें। नाउ क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर एनसीईआरटी में दो पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं, वन इज द प्लाज्मिड एंड सेकंड इज द बैक्टीरियोफेज। ये हमारे दोनों क्लोनिंग वेक्टर हैं। क्लोनिंग वेक्टर की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, उन पे भी बात होगी। क्लोनिंग वेक्टर कहिए या वेक्टर कहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बात है। तो यू नो दैट प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन द बैक्टीरियल सेल। प्लाज्मिड के पास और बैक्टीरिया के फेजेस के पास ये क्षमता होती है कि बैक्टीरिया की सेल में जब जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये बैक्टीरिया की सेल है, ये बैक्टीरिया का अपना जीनोफोर होता है, और जब ये प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड जो होता है ये बैक्टीरियोफेज में है, प्लाज्मिड बैक्टीरियोफेजेस हो या प्लाज्मिड हो, तो प्लाज्मिड आपको बैक्टीरिया में मिलेगा मान लीजिए। तो ये जो हमारा प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड के पास क्षमता होती है कि ये अपने आप ये खुद इंडिपेंडेंटली डिवाइड कर सकता है। समझ पा रहे ना? तो यस, चाहे प्लाज्मिड हो और चाहे बैक्टीरियोफेजेस हो, तो प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेजेस हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट इन द बैक्टीरियल सेल एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। क्रोमोसोमल डीएनए के कंट्रोल से इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब ये जो जीनोफोर है बैक्टीरिया का, जो जीनोफोर है, ये जो न्यूक्लियार्ड है या जो न्यूक्लियस वाला जो कंटेंट है, उससे ये प्लाज्मिड अलग होता है। इसके पास अपने खुद की मैकेनिज्म है, ये सारा काम खुद करता है। आगे की बात सुने। तो बात अगर हम करें प्लाज्मिड की या बैक्टीरियोफेज की, तो इनके पास खुद की क्षमता है रेप्लिकेशन की, ये अपने आप को रेप्लिकेट कर लेते हैं। अगली बात, बैक्टीरियोफेज बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर पर सेल, बैक्टीरियोफेज प्रति सेल में इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, हैव वेरी हाई कॉपी नंबर ऑफ देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल। अब क्या है, अगर ये बैक्टीरियोफेज के साथ भी वही बात है जो प्लाज्मिड के साथ है, जितनी इनके पास पर सेल संख्या होती है उतना ही ये नया बना सकते हैं, ये भी याद रख लीजिएगा। तो बैक्टीरियोफेज बिकॉज ऑफ द हाई नंबर पर सेल हैव वेरी हाई कॉपी नंबर ऑफ देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल। समझ पा रहे ना? बैक्टीरियोफेज की संख्या ज्यादा होती है तो उतने ही ये जब किसी में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो अपनी संख्या को उतना ही बना पाते हैं। या मैं कहूं किसी बैक्टीरियल सेल में एक या दो कॉपीज प्लाज्मिड के हैं, तो वो प्लाज्मिड जहां जाएगा वो एक या दो कॉपीज ही बनाएगा। अगर किसी प्लाज्मिड की संख्या किसी बैक्टीरियल सेल में 50 या 100 है, तो फिर जिस सेल में जाएगा वहां 100 या 15 या 50 या जो भी है उतने कॉपी नंबर बना लेगा। तो सम प्लाज्मिड मे हैव ओनली 1 or 2 कॉपीज पर सेल, whereas अदर मे हैव 15 to 100 कॉपीज पर सेल। अगली लाइन को बहुत ध्यान से सुनिएगा हमारी, जो मैं बोलने जा रहा हूं। क्या? इफ वी आर एबल टू लिंक द एलियन पीस ऑफ डीएनए विद बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड डीएनए, वी कैन मल्टीप्लाई इट्स नंबर इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ द प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज। इस लाइन को ध्यान से समझना। अगर हम वेक्टर डीएनए चाहे प्लाज्मिड हो और चाहे बैक्टीरियोफेज हो, प्लाज्मिड या प्लाज्मिड डीएनए, प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज, कुछ भी आप बात करें, अगर इसमें हमने जीन इंटरेस्ट इनकॉर्पोरेट कर दिया तो ये बैक्टीरियोफेज या प्लाज्मिड मल्टीप्लाई करेगा होस्ट में जाके और उतने ही कॉपी नंबर बनाएगा। मल्टीप्लाई इट्स नंबर इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड। अगर इसमें अपने जिस सेल से या प्लाज्मिड ऑब्टेन किया गया है वहां अगर इसकी संख्या 15 या 20 या 25 या 100 है, तो ये 100 कॉपीज ही बनाएगा जिस होस्ट में जाएगा वहां। या दूसरे शब्दों में कहें, बैक्टीरियोफेज की संख्या अगर मान लीजिए 50 है जिस सेल से ऑब्टेन किया गया है, तो जहां इनकॉर्पोरेट करोगे वहां 50 कॉपीज बनाएगा। ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वेक्टर यूज एट प्रेजेंट आर इंजीनियर्ड इन सच वे, ये लाइन बेहद इंपॉर्टेंट है कि आज के डेट में जो वेक्टर इस्तेमाल किए जा रहे हैं आर इंजीनियर्ड इन सच वे दैट दे हेल्प इजी लिंकिंग टू द फॉरेन डीएनए। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब तक हम पढ़ते आए हैं, अब तक हम लोगों ने पढ़ा है कि जो भी प्लाज्मिड या वेक्टर हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनके पास अपना ओरिसाइट होना चाहिए, उनके अंदर रेप्लिकेशन करने की क्षमता होनी चाहिए, उनके अंदर सेलेक्टिव मार्कर होना चाहिए। अभी आगे हम बात करेंगे। लेकिन एक और पॉइंट है कि वो वेक्टर जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं आज की डेट में, दे हेल्प इजी लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए।
जो बाहर का डीएनए आ रहा है उसको आसानी से ये जोड़े। एंड सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या होगा? जिसमें डीएनए का टुकड़ा नहीं जुड़ेगा। और रिकॉम्बिनेंट क्या होगा? जिसमें डिजायर्ड डीएनए, डिजायर्ड जीन जुड़ जाता है, उसे हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट्स। और जिनमें नहीं जुड़ता उन्हें नॉन रिकॉम्बिनेंट कहते हैं। रिकॉम्बिनेंट वो होता है जिनमें बदलाव हो जाता है, जिनमें डिजायर्ड जीन इनकॉर्पोरेट हो जाता है। तो यस, वेक्टर की ये भी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो फॉरेन डीएनए से आसानी से जुड़ने में मदद करे। ये एक एडिशनल पॉइंट है, प्लीज लर्न करें। तो प्लाज्मिड एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन द बैक्टीरियल सेल इंडिपेंडेंटली ऑफ द क्रोमोसोमल डीएनए। हाई कॉपी नंबर होता है उतनी ही संख्या या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर 2 है तो दो ही बार मल्टीप्लाई कर पाएंगे। और अगर 100 कॉपीज हैं अपनी सेल में जहां से ऑब्टेन्ड हुए हैं तो होस्ट में जाके 100 कॉपी बना पाएंगे। यही बात यहां लिखी है कि इफ वी आर एबल टू लिंक द एलियन पीओसी ऑफ डीएनए, अगर हमने डीएनए को इनकॉर्पोरेट कर दिया चाहे बैक्टीरियोफेज में और चाहे प्लाज्मिड में, we can multiply its number equal to the copy number of plasmid। जितने कॉपी नंबर प्लाज्मिड के बैक्टीरियोफेज के होंगे उतनी ही बार इसको मल्टीप्लाई करके अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट को हम ऑब्टेन कर पाएंगे। ये मेन फंडा है बायोटेक का। क्लियर? नेक्स्ट, प्लाज्मिड के बारे में कुछ बातें। प्लाज्मिड, इनके पास अपनी खुद की रेप्लिकेशन करने की क्षमता होती है। सम प्लाज्मिड हैव ओनली 1 or 2 कॉपीज पर सेल, अदर मे हैव 15 to 100। ये लाइन याद करें। बैक्टीरियोफेज, इनके पास भी रेप्लिकेट करने की क्षमता होती है और इनके पास हैज वेरी हाई कॉपी नंबर पर सेल। वेरी हाई कॉपी नंबर होता है और जब ये होस्ट में जाएगा तो उतने ही कॉपी नंबर बनाएगा, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, जितने इनके पास कॉपी नंबर है। नेक्स्ट, वेक्टर के लिए एक एडिशनल पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा है, हेल्प इन इजी लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए एंड सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। वेक्टर क्या करे? हेल्प करे फॉरेन डीएनए से लिंकिंग में, और जिससे कि रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट में हम अलगाव, हम अलग अलग उनको कर पाएं। चलेगा? नेक्स्ट, नाउ कुछ और पॉइंट क्या कि इफ भी, या ऐसे आप मान लीजिए फॉलोइंग पॉइंट पे डिस्कस करना चाहते हैं तो देयर आर द फॉलोइंग फीचर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू ए वेक्टर। रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू ए वेक्टर, किसी भी वेक्टर में क्लोनिंग को जो फैसिलिटेट करे, हमारे रिकॉम्बिनेशन बनाने में हेल्प करे, ढेर सारी कॉपीज बनाने में हेल्प करे, हमारे प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करे, ये पॉइंट देखना है। एक वेक्टर डीएनए मस्ट हैव 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। नंबर 1, उनके पास ओरिसाइट होना चाहिए। नंबर 2, प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टिव मार्कर जीन होना चाहिए। नंबर 3, प्रेजेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए या क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। अब रिस्ट्रिक्शन साइट जब होगी तभी तो आके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगा। तो 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वेक्टर के पास क्या होना चाहिए? ओरिसाइट होना चाहिए। वेक्टर के पास सेलेक्टिव मार्कर एंजाइम होनी चाहिए, जैसे कि PBR322 में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन आपको मिलेगा और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन मिलेगा। ये सेलेक्टिव मार्कर एंजाइम्स हैं, अभी आगे बात करूंगा। और एक पॉइंट हमने अभी पीछे आपको पढ़ाया कि कोई भी वेक्टर के पास एक खूबसूरत प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और वो प्रॉपर्टी क्या है? वो प्रॉपर्टी है सर, क्या बताइए जरा, आप बताइए क्या प्रॉपर्टी है? वो प्रॉपर्टी है कि डीएनए फॉरेन डीएनए को जोड़ने में हेल्प करे। क्लियर? आइए पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, प्रेजेंस ऑफ ओरिसाइट। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दिस इज द सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट। ये वो जगह है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। एंड एनी पीस ऑफ डीएनए when linked to this sequence can made to replicate within the host cell। अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट से कोई भी आके जुड़ गया, यानी कि any piece of DNA when linked to this sequence can be made to replicate within the host cell। अगर कोई भी फॉरेन डीएनए आके जुड़ गया तो जब ये होस्ट में रिकॉम्बिनेंट डीएनए जाएगा तो वहां पे रेप्लिकेशन हो पाएगा। ओरिसाइट के बिना रेप्लिकेशन संभव नहीं है। दिस सीक्वेंस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए। प्लाज्मिड में या किसी भी वेक्टर में ये जो सीक्वेंस पाई जाती है ओरिसाइट, ये 2 पॉइंट को निर्धारित करेगी। बात को ध्यान से समझना, मैंने आपसे कहा था वेक्टर की जितनी संख्या होगी अपने सेल में उतने ही बार वो डिवाइड करके रेप्लिकेट करके उतनी ही संख्या बना पाएगा। इसको कंट्रोल कौन करता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो पॉइंट है जहां पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। दूसरी बात, जब ये होस्ट में जाएगा हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए,
तो वो कितनी बार मल्टीप्लाई करेगा, कितने कॉपी नंबर बनाएगा, ये कौन निर्धारित करेगा? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इन ओरिसाइट। लिखा है दिस सीक्वेंस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए। समझ पा रहे ना? लिंक डीएनए जब ये जुड़ेगा तो वो कितनी कॉपीज टोटल बनेंगे, इसको कौन निर्धारित करेगा? ओरिसाइट। सो इफ वी वांट टू रिकवर मेनी कॉपीज ऑफ द टारगेट डीएनए, इट शुड बी क्लोन्ड इन ए वेक्टर हुज ओरिजिन सपोर्ट हाई कॉपी नंबर। अगर हम चाहें या अगर हमारी इच्छा है कि हम जिस टारगेट डीएनए को ले रहे हैं, बहुत अच्छे से आपको बात हमें लगता है अब तक समझ में आ जानी चाहिए। हमारा प्रयास पूरा हो चुका है, काफ़ी हद तक बातें रिकवर हो गई। यहाँ पे कई चीज़ें ऐसी थी जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, आपने बार बार सुन के याद हो जाएंगी आपको। सो अगर हम ये चाहें कि हमें किसी होस्ट में टारगेट डीएनए की कॉपीज बहुत ढेर सारी चाहिए, मैनी कॉपीज चाहिए, जब मान लो इंसुलिन का जीन ही है, हमें इंसुलिन के ढेर सारा इंसुलिन बनाना है, तो फिर हम ऐसा वेक्टर लें जिसमें हाई कॉपी नंबर की क्षमता हो। सोच पा रहे ना? यस, जिसमें 100 कॉपीज बनाने की क्षमता हो, इस तरीके की बात करते हैं। आगे बात करें, आइए नेक्स्ट टॉपिक। पूरा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का पॉइंट समझ में आया? रेप्लिकेशन शुरू होगा, और दूसरा पॉइंट क्या था, जल्दी बताएं जी। दूसरा पॉइंट क्या था? कितनी संख्या बनाएंगे, इसको कंट्रोल करेंगे। अब आइए सेलेक्टिव मार्कर। इन एडिशन टू ओरिसाइट द वेक्टर रिक्वायर्स ए सेलेक्टिव मार्कर। सेलेक्टिव मार्कर क्यों? सेलेक्टिव मार्कर क्यों चाहिए? सेलेक्टिव मार्कर क्यों चाहिए, पीछे मैंने आपको पढ़ाया था। देखिए, सेलेक्टिव या सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम द नॉन रिकॉम्बिनेंट्स, ऐसा कुछ होना चाहिए भाई। सेलेक्टिव मार्कर एंजाइम से हम नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट को अलग कर पाएंगे, ठीक है ना? यस, सेलेक्टिव मार्कर विच हेल्प identifying the eliminating non-transformant and selectively permitting the growth of transformant। selective marker enzyme से हम non-transformant और ट्रांसफॉर्मेंट को अलग कर पाएंगे। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या होता है भाई? जब हमारा जीन, जब हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए या हमारा वेक्टर डीएनए किसी होस्ट में जाएगा, तो उस सेल को ट्रांसफॉर्म्ड उसने किया या नहीं ट्रांसफॉर्म किया, उसमें बदलाव आया या नहीं बदलाव आया, इसको हम कैसे पहचानेंगे भाई? हम जो चाहते हैं वो काम पूरा हुआ या नहीं पूरा हुआ, ये भी तो हमें पहचानना पड़ेगा ना। देखिए बताता हूं। ट्रांसफॉर्मेशन इज ए प्रोसीजर थ्रू विच ए पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस इन द होस्ट बैक्टीरियम। ट्रांसफॉर्मेशन वो प्रक्रिया है जिसमें पीस ऑफ डीएनए को हम होस्ट में इनकॉर्पोरेट करते हैं। यू विल स्टडी द प्रोसेस इन द सब्सिक्वेंट सेक्शन। आगे डिटेल में हम इसके बारे में आपसे बात करेंगे, लेकिन अभी एक बात आपको यहां क्लियर हो जानी चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। मान लीजिए ये हमारा ई कोलाई है, ई कोलाई में हम कोई डीएनए इनकॉर्पोरेट कर दें, जब ये इसके अंदर जाएगा तो फिर इस ई कोलाई में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। इस ई कोलाई में क्या हो जाएगा? ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव आ जाएगा। अब अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए है तो फिर ट्रांसफॉर्मेंट एंड रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा। अगर रिकॉम्बिनेंट नहीं है तो ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट, और अगर गया ही नहीं तो वो ट्रांसफॉर्मेंट नहीं है, नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। अभी आगे बात करूंगा, स्टॉप। अभी कुछ और बात कर लें। तो सेलेक्टिव मार्कर ये आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा कि नॉन रिकॉम्बिनेंट या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को और ट्रांसफॉर्मेंट को। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? जब कोई फॉरेन डीएनए, जब कोई वेक्टर डीएनए इंट्रोड्यूस करता है किसी होस्ट में, तो वहां बदलाव आ जाता है। स्टॉप। नॉर्मली द जीन इनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक सच एज एम्पिसिलिन, क्लोरोफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन एंड कैनामाइसिन एक्सेट्रा आर कंसिडरेबल यूजफुल सेलेक्टिव मार्कर ऑफ ई कोलाई। पहले तो यही लाइन याद कर लें कि इश्चेरिशिया कोलाई में क्लोरोफेनिकॉल, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन ये सब सेलेक्टिव मार्कर एंजाइम्स हैं। क्लियर? The normal E. coli do not carry resistance against any of these antibiotic। नॉर्मल ऐसा भी होता है, याद रखिएगा। नॉर्मल अगर कोई ई कोलाई है तो मे भी, मतलब मेरे कहने का ये है कि कोई ई कोलाई ऐसा भी हो सकता है, ध्यान से मेरी बात को समझना, हो सकता है कोई ई कोलाई हो जिसमें सिर्फ उसका अपना जीनोफोर हो, प्लाज्मिड ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई ई कोलाई हो उसमें जीनोफोर भी हो और प्लाज्मिड भी हो, ठीक है ना? इसी में ट्रांसफॉर्मेशन होने के चांसेस होते हैं, इसमें कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो नॉर्मल ई कोलाई में जहां पे कोई भी रेजिस्टेंस जीन नहीं है, वो कभी भी, याद रखिएगा, उसमें कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन की बात आप सोच भी नहीं सकते।
तो ये बात याद रखना, आगे हमें जरूरत पड़ेगी कि नॉर्मल इकोलाई में कोई रेजिस्टेंस जीन नहीं होता। अब एक बार और, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो आगे अभी हम पढ़ाएंगे आपको, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी एक सेलेक्टिव मार्कर है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन भी एक सेलेक्टिव मार्कर है। ये किस लिए होता है? फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ वेक्टर डीएनए, हम पहचानने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ओवरऑल सेलेक्टिव मार्कर एंजाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वेक्टर, जिसकी क्लोनिंग करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग कर पाएंगे, या यूं कहें जो बदलाव हम चाहते हैं वो बदलाव हो गया या नहीं हुआ, इसके लिए भी इसका इस्तेमाल करेंगे। आगे इसको एग्जाम्पल से आइए समझते हैं। यस, एक और पॉइंट आया, क्लोनिंग साइट्स। क्लोनिंग साइट्स भी होनी चाहिए, जिसे हम रिस्ट्रिक्शन साइट भी कहते हैं, जहां से कट करेंगे। इन ऑर्डर टू लिंक एलियन डीएनए मतलब फॉरेन डीएनए, द वेक्टर नीड टू हैव वेरी फ्यू, बहुत कम, प्रेफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट। वेक्टर के पास बहुत कम रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए, या अगर अच्छा हो तो एक ही हो तो ज्यादा अच्छा है, प्रेफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए। फॉर द कॉमनली यूज्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के फंक्शन के लिए, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट विद इन द वेक्टर विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट व्हिच विल कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग। अगर याद रखिएगा, अगर एक से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन साइट होंगे तो रिकॉग्नाइज करने में, पहचानने में, किसको कट करें किसको ना कट करें, किससे इस्तेमाल करें किसको ना इस्तेमाल करें, यानी कि प्रॉब्लम आएगी। यानी अगर सिंगल रिकॉग्निशन साइट हो तो बहुत अच्छा है, मैनी अगर एक से ज्यादा होगी तो वहां पे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। तो क्लोनिंग साइट्स के बारे में, क्लोनिंग साइट वो जगह है जो रिस्ट्रिक्शन साइट होती है, जहां पे आके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करता है। किसी भी वेक्टर में कम से कम मिनिमम अगर रिकॉग्निशन साइट हो तो बहुत अच्छा है, एक हो तो सबसे अच्छा है। क्यों? एक से ज्यादा होने पे समस्याएं बढ़ जाती हैं। ए वेक्टर शुड हैव रिस्ट्रिक्शन ऑफ द सेवरल एंजाइम बट ओनली वन साइट ऑफ ईच एंजाइम। एक वेक्टर के पास, याद रख लीजिएगा, सेवरल एंजाइम्स के रिस्ट्रिक्शन साइट हो सकते हैं, यानी रिस्ट्रिक्शन साइट ऑफ सेवरल एंजाइम, कई एंजाइम के रिस्ट्रिक्शन साइट हो सकते हैं, लेकिन एक के लिए एक ही हो तो बहुत अच्छा है। शुड बी प्रेजेंट कह रहे हैं, इट्स बेटर। क्लियर? द लिजेशन यानी जोड़ने वाला, द लिजेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरिड आउट एट द रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। अब आगे हम एग्जांपल लेंगे और आपसे एक बात यहां और कहना चाहते हैं, वो क्या है? जो रिस्ट्रिक्शन साइट होगी वो किसी ना किसी एंजाइम के लिए होगी, उसमें से किसी एक को कट किया जाएगा। कहने द लिजेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरिड आउट रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन मान लीजिए हैं, तो उसमें से किसी एक ही को कट किया जाएगा, और जब एक को कट किया जाएगा तो उसमें इनकारपोरेट किया जाएगा, और फिर उसको होस्ट में इनकारपोरेट किया जाएगा और चेक किया जाएगा कि जिस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को हमने कट करके निकाल दिया है, क्या उसका इफेक्ट खत्म हुआ या नहीं। अगर खत्म हो गया, इसका मतलब जीन क्लोनिंग हमारी सक्सेसफुल रही। फॉर एग्जाम्पल, आगे समझने से पहले आगे एक डायग्राम समझेंगे। ये हमारे पास एक डायग्राम है, दिस इज व्हाट, डायग्राम क्या है हमारा, बताएं। PBr322 क्या है? PBr322 PBr322, ठीक है। PBr322 का नाम क्या है? P फॉर प्लाज्मेट, P फॉर प्लाज्मेट। यहां पे और कोई डिटेलिंग नहीं दी गई है, सिर्फ इतना ही डायग्राम में लिखा है, तो पहले इसके बारे में पूरी चर्चा कर ली जाए। ये देखिए, ये BAM-H1, ये BAM-H1 है, और इधर ध्यान से देखें SHAL1, ये आपका, और भी छोड़िए, ये जो जीन है दिस इज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, और ये वाली एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। इसके पास दो, ये BAM-H1 है, PB1 है एंड PST1 है। ये रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। BAM-H1 की रिस्ट्रिक्शन साइट है, यहाँ पे PB1 की है, ये PST1 की है, ये CLE1 की है, ये हाइंड-थर्ड की है, ये आपका ओरी साइट है जहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की बात होती है, ये ROP है। ROP क्या है? रोप कोड्स फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मेट। तो ये जो रोप है ये क्या करता है? ये प्रोटीन को कोड करता है जो प्लाज्मेट के रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। तो रोप कोड फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मेट। एक पॉइंट तो आपको ये मार्क करना था, ठीक हो गया? बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके। तो यस, टॉपिक हमारा क्या था? PBr322। नोट कर लीजिएगा पूरी बातें, PBr322,
ठीक है, चलो नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट, अब एक बात और, PBr322 की बात करें तो ये आपके पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आपको दिख रहा है, सारे आपके पास हैं, PST1, PB1, CLE1, हाइंड-थर्ड, BAM-H1, SAL1। मुझे यहाँ पे क्या बोलना, ये जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है और टेट्रासाइक्लिन जीन है, मैंने आपसे पीछे एक बात कही थी, याद करें जरा, मैंने आपसे कहा था कि किसी भी वेक्टर के पास क्या होना चाहिए, देखें क्या इसके पास है या नहीं है। किसी भी वेक्टर के पास एटलीस्ट क्या होनी चाहिए, ओरिसाइट, देखें है या नहीं है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये ओरिसाइट हो गया। दूसरा आपसे मैंने कहा था सेलेक्टिव मार्कर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेलेक्टिव मार्कर। ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है और दूसरा टेट्रासाइक्लिन, यानी एक के बजाय दो दो है, ए भी है और बी भी है। तीसरा आपसे मैंने कहा था क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए, क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए। एक एंजाइम के लिए एक ही हो, एक एंजाइम पे एक ही हो तो ज्यादा अच्छा है। पीछे ही पढ़ाया था ए वेक्टर शुड हैव रिस्ट्रिक्शन साइट ऑफ सेवरल एंजाइम, ढेर सारे एंजाइम के रिस्ट्रिक्शन साइट होते हैं बट ओनली वन साइट फॉर ईच एंजाइम शुड बी प्रेजेंट, एक ही हो तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन चलो BAM-H1 और SAL1 दो है यहाँ पे, इस पे भी दो है, कोई दिक्कत नहीं, यानी क्लोनिंग साइट्स हैं यहाँ पे BAM-H1 SAL1 के लिए, हाइंड-थर्ड के लिए, सबके लिए रिस्ट्रिक्शन साइट हैं। यानी ये वेक्टर जो हमारा PBr322 है ये हमारे तीनों पॉइंट को फॉलो कर रहा है। अब सवाल दूसरा, PBr322 नाम क्यों है, तो PBr322 इसका नाम क्यों है, P फॉर प्लाज्मेट, P फॉर प्लाज्मेट। ये 1972 में, याद रखिएगा 1977, कहां पे, 1977 में, 1977 में, याद रखें 1977 में दो साइंटिस्ट ने काम किया। वन इज द बॉलिवर, क्या नाम था, बॉलिवर, B फॉर बॉलिवर, एंड R फॉर रोड्रिगेज, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है ये भी याद रखिएगा, रोड्रिगेज, ये दो नाम है, B फॉर बॉलिवर, R फॉर रोड्रिगेज, दो रिसर्चर थे, उन्होंने ये किया। ये 322 क्या है, ये 322 एक्चुअल में कुछ खास नहीं है, ये नाम दिया गया कि और PBr322 जो हैं उनसे अलग किया जा सके। अब और PBr322 भी होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, जैसे 357, 257 ऐसे भी होते हैं। तो यस, PBr में PBr का मतलब क्या है, तो P फॉर प्लाज्मिड, B फॉर बॉलिवर, R फॉर रोड्रिगेज, और ये एक सीक्वेंशियल नंबर है जो और दूसरे प्लाज्मिड को अलग करने के लिए दिया गया है। ओरिसाइट क्या है, जहां पे रेप्लिकेशन शुरू होता है। रोप क्या है, जहां पे जो रोप है ये प्रोटीन को कोड करता है, प्रोटीन बनाने में मदद करता है, जो रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो हमें लगता है कि आपको इतनी बात यहां पे समझ में आ गई होगी कि किसका यहां पे क्या नाम है, PBr322 क्या है, इसमें कितने रिस्ट्रिक्शन। अब यहां पे दो चीजें, ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है और ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है। अब एक बात समझिए, जो ये प्लाज्मिड है, अब ये इसको, इस प्लाज्मिड को जिस बैक्टीरिया में ही है, अगर उस पे एम्पिसिलिन जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एम्पिसिलिन उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ओवरऑल सीधी सीधी बात ये कह रहा हूं, एम्पिसिलिन नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसको टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन का मतलब क्या है, इस प्लाज्मिड के होने से बैक्टीरिया को टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्लियर। अब मान लीजिए हम इस BAM-H1 से, मैं पूरी बात मिटाने जा रहा हूं, मान लीजिए हम इस BAM-H1 से इसको कट करके निकाल दें और यहां पे अपना डिजायर्ड डीएनए लाके जोड़ दें, तो जो हमारा डीएनए बन जाएगा वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा PBr322 का। और जब हम इसको किसी होस्ट में, मैं पूरी बात पहले बता देता हूं, किसी होस्ट में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो अब वो होस्ट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट नहीं रह जाएगा। अगर वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गया है तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी नहीं होगी, यानी जो होस्ट होगा जो ट्रांसफॉर्म्ड हुआ है, जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी खो चुका होगा। लेकिन अगर ये PBr322 जिसमें पहुंच रहा है, ओके, और वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है या वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, तो वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन रखेगा और उसमें नुकसान नहीं होगा। क्लियर। चलिए बात को पूरा समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल, यू कैन लिजेट ए फॉरेन डीएनए एट BAM-H1 साइट, किस पे, BAM-H1। BAM-H1 किसके लिए, अभी पीछे आपसे कहा BAM-H1 किसके लिए है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। अगर आपने BAM-H1 का इस्तेमाल किया तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन खत्म हो जाएगी।
अगर आपने बैम H1 वाली जगह पे डीएनए को जोड़ा तो PBr322 अब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट नहीं रह जाएगा, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बना है वो जिस होस्ट में जाएगा उस होस्ट को टेट्रासाइक्लिन से नहीं बचा पाएगा। इसी को आपको समझाने चल रहा हूं, ध्यान से सुने। क्या कहा? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बिल लॉस, खो देगा। ये जहां पे हम नया जोड़ दिए हैं, दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड। क्यों? हमने इस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को हटा दिया बैम H1 से। तो यस, अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेट्रासाइक्लिन की प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंट वाली जीन खत्म कर देगा। मींस रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड विल लॉस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए बट कैन स्टिल बी सेलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट वंस बाई प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट। ये अलग किया जा सकता है ट्रांसफॉर्मेंट से, नॉन रिकॉम्बिनेंट से, क्योंकि नॉन रिकॉम्बिनेंट जहां होगा जिसमें ये आरडीएनए नहीं होगा, वो बैक्टीरिया जिसमें कभी बैक्टीरिया की पूरी कॉलोनी तो होगी, तो वो कॉलोनी या वो बैक्टीरिया जिसमें नॉन रिकॉम्बिनेंट नहीं है उससे हम अलग कर सकते हैं। कैसे? उसको भी देखिए ध्यान से। कह रहे हैं इन द केस, और ऊपर की बात है कि द ट्रांसफॉर्मेंट ग्रोइंग ऑन द एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडिया आर देन ट्रांसफर्ड ऑन ए मीडिया कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। और उसके ऊपर चलिए, पूरा मीडिया की बात होगी, मैं दोबारा पीछे का पॉइंट फिर से पढ़ रहा हूं बैक से एकदम। कहां से? यहां से देखिए। द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लॉस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। क्यों? क्योंकि हमने बैम H1 से उसको कट कर दिया। मैं 3-4 बार कम से पॉइंट बताऊंगा। जब हमने बैम H1 से कट किया तो ये डीएनए कट गया और हमने यहां पे क्या जोड़ दिया? फॉरेन डीएनए। और अब ये क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और अब ये जब जाएगा तो उस सेल, जिस सेल में ये जाएगा, उस सेल में जब ये पहुंचेगा तो वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन कॉज कर देगा। क्लियर? ओके, तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लॉस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। और अब इस ये जो होस्ट है इसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। अगर रिकॉम्बिनेंट पहुंच गया है तो, नहीं पहुंचा है तो नहीं खोएगी, यानी नॉन रिकॉम्बिनेंट सर्वाइव करेगा और रिकॉम्बिनेंट सर्वाइव नहीं करेगा। नाउ नेक्स्ट, द ट्रांसफॉर्मेंट ग्रोइंग ऑन एम्पिसिलिन मीडिया। ध्यान से देखिए, द ट्रांसफॉर्मेंट ग्रोइंग ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडिया आर देन ट्रांसफर्ड ऑन ए मीडिया कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। अब ट्रांसफॉर्मेंट को, ट्रांसफॉर्मेंट क्या है? ट्रांसफॉर्मेंट वो होते हैं जिस सेल में हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को लेके आए हैं। ओके, और अब यहां पे बदलाव हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अगर इस ट्रांसफॉर्मेंट को हम एम्पिसिलिन में ग्रो कराएंगे तो ये ग्रो कर जाएगा, लेकिन अगर हम इसको टेट्रासाइक्लिन में ग्रो कराएंगे तो ये ग्रो नहीं करेगा। लिखा भी है, रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन एम्पिसिलिन मीडिया बट नॉट ऑन द कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं करेगा, बट लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो ऑन द मीडिया कंटेनिंग बोथ एंटीबायोटिक। नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या है? वो सेल जिसमें उस वेक्टर को भेजा है जो अभी भी पूरा पूरा PBr322 है। नहीं समझ पा रहे? अभी भी पूरा पूरा PBr322 है, इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं है, तभी तो हम इसको नॉन रिकॉम्बिनेंट कहेंगे। यानी नॉन रिकॉम्बिनेंट सिंपली ग्रोइंग बैक्टीरिया है, तो वहां पे तो बदलाव हुआ ही नहीं। तो यस, पूरी बात क्लियर होनी चाहिए। फाइनली रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन एम्पिसिलिन मीडिया बट नॉट इन टेट्रासाइक्लिन मीडिया। क्लियर? और अब एक बात फाइनली चलते चलते कह दूं कि नॉन रिकॉम्बिनेंट एम्पिसिलिन में भी ग्रो करेगा और टेट्रासाइक्लिन में भी ग्रो करेगा, बिकॉज वहां पे कोई चेंजेस नहीं है। वहां जो PBr322 है उसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस भी जीन भी है, तो वो ग्रो कर लेगा। लेकिन रिकॉम्बिनेंट जो हमारा है, रिकॉम्बिनेंट जो है वो एम्पिसिलिन में तो ग्रो करेगा। क्यों? क्योंकि एम्पिसिलिन वाला जीन है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि टेट्रासाइक्लिन की जगह पे वहां पे हमने डिजायर्ड जीन को इनकॉर्पोरेट कर दिया है और अब ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी खत्म हो गई है। बेहतरीन पॉइंट था ये। इन दिस केस वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हेल्प इन सेलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट। एक रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ने ट्रांसफॉर्मेंट को खोजने में मदद करी, व्हाइल अदर रिकॉम्बिनेंट रेजिस्टेंस जीन गेट्स इनएक्टिवेटेड ड्यू टू इंसर्शन ऑफ एलियन डीएनए एंड हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट। तो एक को तो हमने अलग कर लिया नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और ट्रांसफॉर्मेंट को अलग करने के लिए, और एक को हमने यूज कर लिया रिकॉम्बिनेंट को अलग करने के लिए। तो ये हमारा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, ये हमारा
नॉन रिकॉम्बिनेंट है और ये हमारा ट्रांसफॉर्मेंट है, यानी जो जिस होस्ट में हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है अब वो होस्ट ट्रांसफॉर्मेंट सेल हो जाएगी और रिकॉम्बिनेंट सेल हो जाएगी। ठीक है, अलग कर लिया हमने। ओवरऑल रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला डीएनए जब जिस होस्ट में जाएगा वहां टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी खत्म हो गई है, और दूसरी जगह अगर एम्पिसिलिन में ले जाएंगे तो वहां अभी रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है, लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट यानी जहां बदलाव हुआ ही नहीं है वो दोनों जगह ग्रो कर लेगा। दैट्स ऑल। नाउ एक बात फाइनली और आती है, उसको भी पूरा करते हैं, वो जरा देखिए वो क्या है। देखें, आगे की बात करी जाए। यस, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स इज ए cumbersome procedure because it requires simultaneous plating on two plates having different antibiotic। हम दो प्लेट्स पे, भाई दो प्लेट्स पे रख रहे हैं ना, एक एम्पिसिलिन और दूसरा टेट्रासाइक्लिन, ये काफी जटिल प्रक्रिया है। Therefore, alternative selective marker have been developed which differentiate recombinant and non-recombinant on the basis of their ability to produce color in the presence of chromogenic substrate। ये एक दूसरा पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी तक जो हमने आपसे बात करी वो दूसरा स्ट्रक्चर था हमारा, दूसरी बात थी पूरी, तो ये एंटीबायोटिक्स की बात यहां पे हमारी पूरी हो गई। अब एक दूसरा सेलेक्टिव मार्कर है, उसका भी इस्तेमाल करना हम आपको बता रहे हैं। कैसे, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुने। देयरफॉर अल्टरनेटिव सेलेक्टिव मार्कर, अल्टरनेटिव सेलेक्टिव मार्कर मतलब दूसरे सेलेक्टिव मार्कर की बात कर रहे हैं। अभी हम दूसरे सेलेक्टिव मार्कर की भी बात करेंगे, लेकिन इसके पहले एक और बात पूरी कर लें। देखिए, एक ये सेल है जो नॉर्मल इकोलाई है, नॉर्मल इकोलाई, यहां पे कोई प्लाज्मिड नहीं है। क्या प्लाज्मिड नहीं है? ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होगा और नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा। ये प्लाज्मिड था, यहां पे हमने फॉरेन डीएनए को जोड़ा और इसमें बदलाव आया, और जब हमने इसको होस्ट में इनकॉर्पोरेट किया तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और ये हमारा ट्रांसफॉर्मेंट है और ये रिकॉम्बिनेंट सेल है। तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट हो गया, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हो गया। तीसरा, ये सबसे जटिल होता है, ये जो हमारा तीसरा वाला है ये प्लाज्मिड है। ये प्लाज्मिड में क्या हुआ कि अपना ही कटा था बाद में और अपना वाला ही जुड़ गया, खुद का ही जुड़ गया लाके। इसे सेल्फ लिजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्फ लिजेशन। लेकिन जब ये भी जाएगा सेल्फ लिज, अपना ही डीएनए का टुकड़ा जुड़ जाए, ये फॉरेन डीएनए जुड़ा, यहां अपना ही डीएनए का टुकड़ा जुड़ गया, तो जब ये भी जाएगा तो नॉन रिकॉम्बिनेंट तो है क्योंकि नया डीएनए तो कोई नहीं है, लेकिन ये भी ट्रांसफॉर्मेशन करता है। ये आप मास्टर प्लेट एक्सपेरिमेंट से अलग करते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये तीन बातें मैं आपको बताना चाह रहा था। ये तो बड़ा आसान है कि रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट अलग करना बेहद आसान है। नॉन रिकॉम्बिनेंट वो होते हैं जहां बदलाव नहीं होता, रिकॉम्बिनेंट वो होते हैं जहां पे बदलाव हम करते हैं। लेकिन मैंने तीनों को अलग कर दिया है कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल और नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट क्या होता है, और नॉन रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्मेंट क्या होता है। ये आपके काम का है और इसी से हम बायोटेक करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट से करते हैं। सेलेक्टिव मार्कर से हम इन सब में अलग अलग पहचान कर सकते हैं। ठीक है ना? बेसिकली ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला है। अब ये जिस मीडिया में रखा जाएगा, ओवरऑल अगर मैं आपसे एक लास्ट सवाल और पूछ लूं कि ये एम्पिसिलिन में ग्रो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि प्लाज्मिड ही नहीं है, नो प्लाज्मिड। ये टेट्रासाइक्लिन में ग्रो करेगा? नहीं करेगा। ये वाला एम्पिसिलिन में करेगा? यस करेगा। टेट्रासाइक्लिन में नहीं करेगा। ये वाला एम्पिसिलिन में करेगा, टेट्रासाइक्लिन में करेगा। सारे पॉइंट नोट कर लो, मैंने सबको बता दिया कौन कौन ग्रो करेगा, कौन कौन ग्रो नहीं करेगा। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट कहीं ग्रो नहीं करेगा। ट्रांसफॉर्मेंट सेल और रिकॉम्बिनेंट सेल एम्पिसिलिन में ग्रो करेगा, टेट्रासाइक्लिन में नहीं करेगा। नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट, टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन दोनों जगह ग्रो करेगा। ये नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट सेल्फ लिजेशन से बनता है, अपना ही डीएनए जो कट करके अलग हुआ था खुद का आके जुड़ गया, दूसरा जुड़ने नहीं पाया। क्लियर? पूरी बात खत्म हुई। नाउ दूसरी बात करेंगे, दूसरे की बात करेंगे, दूसरे सेलेक्टिव मार्कर की बात करेंगे। ध्यान से सुनिए। अल्टरनेटिव सेलेक्टिव मार्कर
have been developed which differentiate recombinant from non-recombinant on the basis of their ability to produce color in the presence of chromogenic substrate. In this, a recombinant DNA is inserted within the coding sequence of enzyme beta galactosidase. This result into the inactivation of the gene for the synthesis of this enzyme, which is referred as insertional inactivation. होता क्या है, ध्यान से समझें. मान लीजिए ये कोई वेक्टर है और इसके पास ये कोई जीन था, ये कोई जीन था. दिस इज एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेस. ठीक है, ये क्या बनाता था जीन, एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेस, ये जीन था. अब आगे, द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्टेट गिव्स ब्लू कलर कॉलोनी इफ द प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया डज नॉट हैव एन इंसर्ट. मींस अब ये जो प्लाज्मिड है ये ब्लू कॉलोनी देगा. कौन सी कॉलोनी, ब्लू कॉलोनी, क्योंकि इससे कुछ कलर मिलता है. लेकिन अगर, ध्यान रखें, लेकिन अगर इसको कट करके निकाल दिया जाए, इसको कट करके निकाल दिया जाए और यहां पे किसी दूसरे जीन को जोड़ दिया जाए, तो अब ये कलर नहीं दे पाएगा और व्हाइट कलर देगा. मींस जीन का इनएक्टिवेशन हो गया किसी दूसरे जीन के जोड़ने से. दिस इज कॉल्ड इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. क्या बोलते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. अभी मैं दोबारा एक बार और आपको बता दूंगा, बिल्कुल चिंता ना करें. प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट results into insertional inactivation of the beta galactoside gene and the colonies do not produce any color. These are identified as a recombinant colony. इसको क्या बोलेंगे आप, recombinant colony. मैं इसको दोबारा समझा रहा हूं एक बार और. देखिए, ये मान लीजिए एक वेक्टर है, ये वेक्टर है, इसके पास ये पर्टिकुलर जीन है जो ब्लू कलर की कॉलोनी प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को. जब होस्ट में जाता है, ब्लू कलर कॉलोनी प्रोवाइड करता है. किया क्या गया वो जरा समझें. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको कट कर दिया गया. किसे कट कर दिया गया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से. और जब इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया जाता है तो वी विल फाइंड आउट दैट कि अब हम यहां पे जोड़ देंगे, इसी वेक्टर में जोड़ दिया गया. हुआ क्या, जब हमने यहां पे जोड़ा तो अब ये कॉलोनी व्हाइट कॉलोनी हो गई, व्हाइट कॉलोनी हो गई. मींस जब हमने इस जीन को इंसर्ट किया तो जो हमारी पीछे की कहानी थी वो इनएक्टिवेट हो गई. तो इंसर्ट की वजह से जो इनएक्टिवेशन हो गया, जो ब्लू कलर नहीं बन रहा है, अब नहीं बन रहा है, ये ब्लू कलर अब नहीं बन रहा है. दिस इज कॉल्ड इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. दैट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. यही बात तो पीछे भी हुई थी. हमारा पीबीआर 322 था, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को हटा दिया था मैंने, और बाद में जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना और हमने नया जीन, डिजायर्ड जीन को इंट्रोड्यूस किया, तो फिर हुआ क्या, डिजायर्ड जीन इंट्रोड्यूस करने के बाद उसमें भी तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया था, वो भी तो काम करना बंद कर दिया था. याद आया ना. तो यस, जीन के इंट्रोड्यूस करने के बाद डिजायर्ड, याद रखिएगा, डिजायर्ड जीन के इंट्रोड्यूस करने के बाद, डिजायर्ड जीन इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या होता है बताएं. इंट्रोड्यूस करने के बाद इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाता है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाता है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था हमारा, जिसको आपने एक एक करके समझा. काफी इंपॉर्टेंट था ये. क्लियर, यस. अब इसके बाद की हमारी कहानी है वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट एंड एनिमल. 3 पॉइंट हमारे हो गए. अब चौथा पॉइंट, उसको क्या समझते हैं, वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट एंड एनिमल, यानी प्लांट और एनिमल की क्लोनिंग के लिए वेक्टर्स. यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट वी हैव टू लर्न लेसन ऑफ ट्रांसफरिंग जीन into plants and animal from the bacteria and virus, which have known this for ages, how to deliver gene to transform eukaryotic cell. फिर से सुने. You may be surprised to know that we have learned the lesson of transferring gene into plant and animal from bacteria and virus. बैक्टीरिया और वायरस से भी हम जीन को प्लांट और एनिमल में ट्रांसफर कर सकते हैं. और
जीन को डिलीवर करने के बाद यूकैरियोटिक सेल को भी बदल सकते हैं, उसको भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एंड फोर्स देम टू डू व्हाट द बैक्टीरिया और वायरस वांट। और उन प्लांट और एनिमल जो चाहते हैं वो हम प्लांट और एनिमल से करवा सकते हैं। मींस अगर हम प्लांट में वायरस के जीन को इनकॉर्पोरेट कर दें तो वायरस का जीन जाएगा और वो करेगा जो वो चाहेगा। ये जेनेटिक्स है, ठीक है ना। ये आप रियली सरप्राइज हो जाएंगे कि वायरस और बैक्टीरिया जाता है, हमारी बॉडी में रहता है और जो चाहता है वो करता है। इसका इस्तेमाल करेंगे बायोटेक के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसेंस एक बैक्टीरिया है, एक पैथोजन है, और ये डाइकॉन प्लांट में ट्यूमर कॉज करता है। ध्यान से सुनिएगा, इसी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे अभी। एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसेंस एक पैथोजन है, डाइकॉट में जाता है और नुकसान पहुंचाता है। मींस डाइकॉट प्लांट एबल टू डिलीवर्ड ए पीस ऑफ डीएनए। एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसेंस एक पीस ऑफ डीएनए को इनकॉर्पोरेट करता है प्लांट में, दिस इज कॉल्ड टीडीएनए, टू नॉर्मल प्लांट सेल इनटू ए ट्यूमर, और उस नॉर्मल प्लांट सेल को बदल देता है, ट्रांसफॉर्म्ड नॉर्मल प्लांट सेल टू ट्यूमर। एक बात तो समझ में आ गई कि जब भी कोई डीएनए, ध्यान से सुनना, नहीं समझे, जब भी कोई डीएनए किसी के भी बॉडी में आता है तो उसको बदल देता है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म्ड सेल, ठीक है ना। यस, तो जब ये डीएनए को इनकॉर्पोरेट करता है एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसेंस प्लांट में तो ट्यूमर कॉज करता है। ये सवाल यही इंपॉर्टेंट है। टीडीएनए डायरेक्ट दिस ट्यूमर सेल टू प्रोड्यूस केमिकल रिक्वायर्ड फॉर द पैथोजन, और अब उस प्लांट में ये वो बनवाता है जो पैथोजन को चाहिए। क्लियर। दूसरी बात, टीडीएनए इनकॉर्पोरेट करता है, वायरस से इंटर होता है, ये नॉर्मल सेल को बदल देता है। एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसेंस टीडीएनए को ले जाता है, नॉर्मल प्लांट सेल में इंट्रोड्यूस करता है और वहां ट्यूमर कॉज करा देता है, और वो बनवाता है जिस केमिकल की जरूरत पैथोजन को है। सिमिलरली ऐसा ही केस होता है वायरस के केस, उसमें रेट्रोवायरस के केस में। Similarly, retrovirus in animal cell have the ability to transform normal cell into cancerous cell. रेट्रोवायरस भी एनिमल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट कर देता है। तो साइंटिस्ट तो आप जानते ही हैं कि हर जगह दिमाग लगा के बैठे होते हैं। उन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनिए। ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्ट डिलीवरिंग जीन बाय पैथोजन in the eukaryotic host have generated knowledge to transform these tool of pathogen into useful vector for delivering gene of interest to human. अब एक बात तो पता चल गई कि एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसेंस ये प्लांट में जीन को ट्रांसफर कर सकता है और रेट्रोवायरस ये एनिमल में जीन को ट्रांसफर कर सकता है। तो इस नॉलेज के आधार पे हम ऐसा ना करें कि प्लांट में कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर करने के लिए हम मदद करें, एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसेंस की मदद लें, और एनिमल में, अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमें प्लांट में कोई भी चीज जीन ऑफ इंटरेस्ट, कोई भी जीन भेजना है तो हमारा वेक्टर क्या होना चाहिए, यस, एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसेंस। और अगर हमें एनिमल में कुछ भेजना है तो किससे भेजें, रेट्रोवायरस से। यह ज्ञान कब आया, क्योंकि हमको मालूम है कि एग्रोबैक्टीरियम का प्लांट के घर आना जाना है। एग्रोबैक्टीरियम जाता है और ट्यूमर कॉज करता है, तो ये जाता है, खराब काम करता है, तो क्यों ना हम डाइकॉट प्लांट में एग्रोबैक्टीरियम को भेजें और वो लेके भेजें। करें क्या, जैसे मान लीजिए ये आपका एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसेंस का जीन है, प्लाज्मिड है, और ये टीडीएनए है जो ट्यूमर कॉज करता है, तो इसको काट के निकाल लें और अपने इच्छानुसार कोई दूसरा डीएनए जोड़ दें। अब तो हमारी बात शायद आप समझ गए होंगे। अपने इच्छानुसार कोई डीएनए जोड़ दें तो एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसेंस जाएगा डाइकॉट प्लांट के यहां, जाएगा, फिर जाएगा, लेकिन इस बार कैंसर नहीं कॉज करेगा, कुछ अच्छा काम करेगा। यस, सेम कहानी हम रेट्रोवायरस के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि रेट्रोवायरस का एनिमल के घर आना जाना है। तो रेट्रोवायरस में जो कैंसर कॉज करने वाला जीन है उसको निकाल के बाहर कर दें और कुछ ऐसा जीन जोड़ दें जो हमारे काम का हो, इंपॉर्टेंट जीन को जोड़ दिया जाए। क्लियर। और अब ये जब जाएगा तो वो करेगा जो अच्छा काम है। यस,
ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन टी प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम tumescens now been modified into cloning vector which is now more pathogenic to plant but still able to use mechanism to delivering gene of interest in a variety of plant. अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को, अपनी जरूरत की चीजों को भेजने के लिए इस्तेमाल करेंगे. ट्यूमर टीआई प्लाज्मिड, नाम क्या है? टीआई प्लाज्मिड. टीआई प्लाज्मिड क्या है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसेंस से प्लाज्मिड निकालते हैं, याद रख लेना, ये प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया. तो टीआई प्लाज्मिड ये एक नया प्लाज्मिड है. टीआई प्लाज्मिड यानी ट्यूमर कॉज करने वाला प्लाज्मिड था ये. इसका ट्यूमर, इसका टीडीएनए कट करके निकाल देंगे और अब प्लांट में जाके कुछ अच्छा करेगा ये. सिमिलरली रेट्रोवायरस हैव आल्सो बीन डिसआर्म्ड एंड आर नाउ यूज्ड टू डिलीवर्ड डिजायरेबल जीन. इसको भी, इसका जो मेन काम था, जो कैंसर कॉज करने वाला था, उसको निकाल देंगे और अब ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा और अब डिजायरेबल जीन एनिमल सेल में इनकॉर्पोरेट कर देंगे. हमें जो बनाना हो, जो हमें चाहिए, वो भेज के करा लेंगे. वंस ए जीन और डीएनए फ्रेगमेंट हैज बीन लिजिटेड into a suitable vector, it is transferred into bacterial, plant or animal cell, animal host where it multiply. जब डीएनए को, अब ओवरऑल बात क्या समझाई, हमें अगर किसी प्लांट में किसी जीन को भेजना है तो टीआई प्लाज्मिड का इस्तेमाल करेंगे. ये बिल्कुल रट लीजिए. अगर हमें किसी एनिमल में भेजना है तो हम रेट्रोवायरस का इस्तेमाल करेंगे. अगर हमें किसी वेक्टर में भेजना है, बैक्टीरिया में भेजना, तो इकोलाई का इस्तेमाल करेंगे. इकोलाई प्लाज्मिड PBr322 का इस्तेमाल करेंगे. किसी बैक्टीरिया में भेजना है तो यस. मतलब क्या हुआ, अगर हमारा होस्ट एनिमल है तो हमारा वेक्टर क्या होगा? रेट्रोवायरस. अगर हमारा प्लांट है तो टीआई प्लाज्मिड. बैक्टीरिया है तो प्लाज्मिड PBr322, अभी बताया पीछे. और वो कराएंगे जो चाहेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि जो वेक्टर हमारा होता है, डिजायर्ड जीन के साथ जब ये जाता है तो वहां पे पूरा सिस्टम होस्ट का वो करता है जो वेक्टर कहता है. अनगिनत बार मैंने आपको ये बात बता दी. अब नेक्स्ट वीडियोज में हम बात करेंगे कॉम्पिटेंट होस्ट की फॉर ट्रांसफर फॉर्मेशन विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए. तो इस वीडियोज में काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे. आई होप आपको बात समझ में आई होगी. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाएं, समस्या जरूर सॉल्व होगी. थैंक यू.